मेरा नाम गुलाम सरवर पंवर है और मेरा इंट्रोडक्शंस ये है कि मैंने अपनी जो एजुकेशंस की है, स्कूलिंग की जो इब्तदा की, प्राइमरी मैंने अपने गांव से स्टार्टअप किया था। उसके बाद पब्लिक स्कूल हैदराबाद से मैंने स्कूलिंग मेरी सारी वहाँ की रही। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से मैंने एमबीए फाइनेंसिंग में की। आफ्टर उसके बाद मैं आईबीए कराची से सर्टिफिकेट्स कोर्सेज करके मैंने बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन किया और डिफरेंट बैंक्स में रहा। बैंक अल फलाह, फैसल बैंक और अल बराका बैंक में स्टार्टअप मैंने किया था। मैंने आई वाज अ ऑफिसर ग्रेड 2 से, और मेरी लास्ट पोजीशंस जो वहाँ पर थी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट और जीएम और हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स में था। और तकरीबन मोर देन 20 इयर्स मैंने बैंकिंग सेक्टर्स में डिफरेंट पोजीशंस पर, सीनियर पोजीशंस पर जो है ना वो सर्व किया। और उसके बाद मोर देन अराउंड कोई 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है तो आई लेफ्ट बैंकिंग सेक्टर और माय जॉब, और मैं अपना जो फोकस, फुल फ्लेज फोकस था वो मैंने अपने जो फार्म्स हैं जो हमारे बड़ों से लेके जो आ रहे थे तो उनको मैं अभी लीड और मैनेज कर रहा हूँ यहाँ की। अच्छा, मैं इस पे थोड़ी सी चीज़ पे, इससे पहले चीज़ पे आऊँगा कि एग्रीकल्चर से, मैं बैंकिंग सेक्टर में था मगर एग्रीकल्चर से शुरू से लेके फ्रॉम चाइल्डहुड से लेके वाबस्ता था, क्योंकि मैं एग्रीकल्चर हमारे घर में ही हम यानी उसी माहौल में जो है ना वो पले बड़े हैं। तो एग्रीकल्चर तो हमें, मैं कहूँगा कि विरसे में मिली है और विच इज़ में हमारा कल्चर भी है। दूसरी चीज़ ये कि बैंकिंग में सेक्टर में होने से मैं तो था, मगर अपना ज़्यादा जो एक्सपीरियंस मेरे पास टाइम होता था तो मैं अपने फार्म्स और एग्रीकल्चर में होता था, और अपने पेरेंट्स और जो हमारे थे उनके साथ जो है ना वो अटैच होके ख़ास तौर पर काफ़ी टाइम जो है ना वहाँ पे स्पेयर कर रहा था। इसमें काफ़ी हम आज तक जो रवायती जो चीज़ें चल रही हैं हमारे पास एग्रीकल्चर की, आज तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं। और जो लेटेस्ट जो मैकेनिकलाइज्ड एग्रीकल्चर किस तरीके से करें वो हम आज तक उस पर जो है ना वो प्रॉपरली उसको हमने फोकस नहीं किया है। ख़ास तौर पर मैकेनिकल इक्विपमेंट्स का है, प्रॉपर सीड है, और इसके अलावा ख़ास तौर पर क्लाइमेट्स के जो इफ़ेक्ट्स आते हैं वो किस तरीके से करें तो उससे हम प्रॉपरली जो है मैनेज और लीड कर सकते हैं, अगर उन चीज़ों को सीरियसली उनको चीज़ों को करें या क्या। आज तक मैं एक जुमला अपना कहता हूँ कि हमारे पास ख़ास तौर पर जो छोटी लेवल्स पर चीज़ें हों या बड़ी लेवल्स पर हो एग्रीकल्चर में, हमारा मोस्टली एक किरदार या करेक्टर फेमस है कमदार का। अच्छा, मैं एक जुमला कहता हूँ अपनी प्रेजेंटेशंस में कि हम जब तक अपने जो करेक्टर है कमदार उसको कन्वर्ट नहीं करेंगे मैनेजर में, तब तक हो सकता है हम एग्रीकल्चर को वो बूस्ट अप नहीं लेके जाएंगे जब तक जहाँ पे हम देख रहे हैं। हमारे पास जो मुल्क का जो एग्रीकल्चर का जो पूरा एक सिस्टम है वो ज़्यादातर जो वो हाथ में है वो मिडिल मैन के हाथ में है, और हमारे पास जो एग्रीकल्चर हैं या ग्रोअर्स हैं, फार्मर्स हैं, उनको अपना जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उन पे वो अपना रिटर्न नहीं ले पा रहे हैं, बल्कि काफ़ी जगहों पे तो आपने देखा होगा कि वो लॉसेस भी करते हैं या क्या। अच्छा, उसके लिए मेरे ख्याल में हम अगर थोड़ा सा अपनी डिजिटल टेक्नोलॉजी से सपोर्ट लें और एक डायरेक्ट लिंक बनाएं फार्मर और ग्रोअर का टू द मार्केट, जिसमें ख़ास तौर पर जो बीच में जो एक रोल होता है वो अगर ख़त्म हो जाए तो उससे जो है ना वो ज़मींदार को, फार्मर को काफ़ी बेनिफिट होगा। जैसे डायरेक्ट मार्केटिंग है, ऑनलाइन मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, या ख़ास तौर पर आउटलेट्स हैं, फ्रेंचाइज़ हैं, डिफरेंट किस्म की काफ़ी एवेन्यूज़ हैं, और वैल्यू एडिशंस की तरफ हम जाएं तो इजीली इसको जो है ना कैप्चर कर सकते हैं और हम उसमें से निकल सकते हैं। मगर इट्स अ बिग चैलेंज, और इसको हम फार्मर्स और सबको जो है ना अगर हम चाहें तो उसमें से निकल सकते हैं। और मैंने ज़ाती तौर पर मैं अपनी बात कहूँगा कि मैंने कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें सक्सेस भी किया हूँ कि अपने जो ख़ास तौर पर मेरे मैंगोज़ हैं उनकी मैंने ऑनलाइन सेलिंग्स जो है ना वो स्टार्ट की है, और अल्हम्दुलिल्लाह पैन पाकिस्तान जो है मुझे उसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, और मैं डायरेक्ट सेल भी कर रहा हूँ और उसमें से मुझे जो है ना अपना ठीक ठाक अच्छा रिटर्न भी मिला है। लास्ट ईयर जो मैं आपको फिगर्स दे रहा हूँ लास्ट ईयर की जो है ना वो इट्स अ बिग चैलेंज है। ये नीचे फार्मर ज़मींदार के लिए तो है, मगर इट्स अ बिग चैलेंज फॉर गवर्नमेंट लेवल्स पर, और ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट्स भी गवर्नमेंट लेवल्स पर ही होंगे कि जो क्लाइमेट चेंजेस हो रही हैं उसके जो डाउन द लाइन जो है वो क्या क्या इफ़ेक्ट्स जो है ना उसके आएंगे और आ रहे हैं। अगर मैं, क्योंकि पाकिस्तान बेसिकली इज़ एग्रीकल्चर कंट्री है,
तो हमें पूरा जो अपना फूड का जो पूरी चेन है वो यहाँ सप्लाई जो है ना वो एग्रीकल्चर से यहीं से होती है। इवन हम काफ़ी चीज़ें जो है ना अपनी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो है ना वो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। तो अब जो क्लाइमेट चेंजेस का जो इफ़ेक्ट आ रहा है उसमें से आप देखेंगे कि हमारी जो एवरेजेस हैं वो डिक्रीज़ हो रहे हैं, हमारे पास प्रॉपर सीड्स नहीं है। इसके अलावा उस पानी का जो सिस्टम है वो इफ़ेक्ट कर रहा है, बारिशें जो अचानक हो रही हैं वो इस पे इफ़ेक्ट कर रही हैं। तो इस पे प्रॉपरली रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स जो होनी है वो ये होनी है कि हमें तो एक तो अपने फार्मर को अवेयरनेस देनी है कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या आ रहे हैं, उनको प्रिकॉशनरी मेयर्स क्या लेने हैं। सेकंड चीज़ ये कि जो उस सिस्टम और उसमें सीड्स जो ख़ास तौर पर है वो कौन कौन से सर्वाइव कर सकते हैं और जो मैक्सिमम यील्ड दे सकते हैं उनको हमें फोकस करना है। थर्ड हम उसको ये कहेंगे कि जो ख़ास तौर पर अगर इत्तफ़ाक़ है बारिशें या कोई फ्लड्स कुछ आ जाता है तो हमारे पास प्रॉपरली इरिगेशन सिस्टम के अलावा के साथ साथ हमें ड्रेनेज सिस्टम भी डेवलप करना है ताकि वो पानी या जो भी चीज़ें हैं वो ड्रेन आउट हो सके, ताकि हमारे जो क्रॉप्स हैं उनको हम किस तरीके से सेव कर सकें। तो ये इट्स अ बिग चैलेंज है। इसके लिए एक तो फार्मर्स और हमें ग्रोअर्स में हमें अवेयरनेस भी पैदा करनी होगी और प्लस ख़ास तौर पर सीड्स और क्रॉप्स को उस क्लाइमेट के हिसाब से हमें अवेयरनेस जो है ना वो कैंपेन करनी पड़ेगी ताकि उसमें से हम मैक्सिमम जो है ना बेनिफिट ले सकें यील्ड और दूसरी चीज़ों में। आप देखें अगर हम फ्रॉम अभी से नहीं 100 साल की हिस्ट्री देखेंगे कि हमारे पास जो ज़मीनों के किनारे थे, नहरों के किनारे थे या शाखों के किनारे थे, वहाँ पर दरख्त लगे हुए थे और वो अंग्रेज़ों के जो टेन्योर था उससे लेके लगे हुए थे। अच्छा, हमने अपने जो ख़ास तौर पर जो फॉरेस्ट हैं और उनको जंगलात को भी काफ़ी डैमेज किया है, जिसकी वजह से पूरा इकोसिस्टम जो है ना हमारा डैमेज हुआ है। हमारे पास जो ये एक कॉन्सेप्ट है कि देखें डेफिनेटली कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिन पे की वजह से जिनको अगर उस दरख्त का जो है ना वो शेड आता है तो उस पर उसकी प्रोडक्टिविटी पे इफ़ेक्ट आता है, मगर आप जो है ना उसको प्लांटेशन इस तरीके से करें ताकि उस पर इफ़ेक्ट नहीं आए, उस पर प्रॉपरली एयर क्रॉसिंग हो, उस पर प्रॉपरली जो धूप है उसका भी इफ़ेक्ट हो, तो उसका मेरे ख़्याल में कोई भी नेगेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता है, बल्कि वो जितने भी ज़्यादा दरख्त होंगे उससे इफ़ेक्ट ये आता है कि आपकी सैलिनिटी और दूसरी चीज़ों पे भी काफ़ी फ़र्क आता है। आपको वहाँ पर आपके जो ख़ास तौर पर जानवर हैं उनके लिए वो काफ़ी सपोर्टिव होते हैं, आपका जो एनवायरनमेंट है, जो क्लाइमेट है, उसके लिए दरख्त ट्रीज़ काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि दरख्त जो है ना वो आपके लिए जो है ना वो है। हम तो ख़ुद दरख्त जो है ना किनारों पे इस वजह से लगाते हैं ताकि उनको एज ए विंड ब्रेकर्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप बागात में आते हैं तो काफ़ी आपको दूसरे बड़े दरख्त मिलेंगे जो हम विंड ब्रेकर्स और उन दर को जो है ना अपने बागात को जो है ना वो सेव करते हैं इनके थ्रू या क्या। अच्छा देखें, हमारे पास जो है ना अगर मैं पर्टिकुलरली अपनी एरियाज़ की बात करूँगा यहाँ पर सिंध की या जो मूल कंडीशन है कंट्री की, उसमें डिफरेंट चीज़ें हैं। हमें तो पहले तो गवर्नमेंट्स को या हमें सर्वे करना चाहिए कि अगर एक ज़मींदार के पास इतनी ज़मीन है तो उसके लिए बागात के लिए ज़मीन कौन सी वायबल है। इसके अलावा रेगुलर क्रॉप्स हैं जिसमें वीट है, राइस है, शुगर केन है, कपास है, कॉटन है, उनके लिए वायबल कौन सी है। वेजिटेबल्स के लिए ज़मीन कौन सी वायबल है या क्या। तो अब ज़मींदार को सिर्फ एक क्रॉप की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर उसके पास फ़र्ज़ करें अगर किसी के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो उसको डाइवर्स करनी चाहिए कि कुछ एकड़ वो डिफरेंट क्रॉप्स लगा ले, कुछ वेजिटेबल्स लगा ले। अगर उसके पास सकत है तो वो फ्रूट्स क्रॉप्स की तरफ भी आ सकता है। तो ये स्ट्रेटजी एक लगानी है कि एक ज़मींदार को एक चीज़ नहीं, डिफरेंट मल्टी चीज़ों पे जाए कि अगर उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैनेज कर सकता है क्रॉप्स। फ़र्ज़ करें राइस को तो वो राइस मैनेज करें, इसके साथ वो मल्टी क्रॉप्स और भी हैं। अच्छा, इस वक्त हमारे पास आप देखेंगे कि काफ़ी जगहों पे जो है ना वो एक ही जगह पे मल्टी क्रॉपिंग शुरू हो गई है जिसमें डिफरेंट किस्म के जो है ना वो कंट्रोल्ड शेड्स भी बना रहे हैं या क्या जो भी है वो, जिसको मैंने टेक्नोलॉजी के लिए शुरू में कहा कि टेक्नोलॉजी को किस तरीके से इस्तेमाल करें। क्योंकि हमें मेरे हिसाब से इस वक्त जो हमारी पोजीशन ये है कि अगर हम इसी रिवायती तरीके से चीज़ों को कल्टीवेट करेंगे
तो शायद हम बैक में रह जाएंगे और हमें जो यील्ड जो हमें चाहिए वो यील्ड नहीं ले रहे हैं डिफरेंट क्रॉप्स में से। तो हमें उसको जो है ना प्रॉपरली उस चीज़ को देख के उसमें मैक्सिमम यील्ड भी लेनी है, और प्रॉपरली जिस दुनिया में जो डेवलपमेंट्स नहीं हुई है कि हम अपनी एरिया को, अपनी ज़मीन को किस तरीके से कल्टीवेट करके इसमें से मैक्सिमम यील्ड ले जाए, और उस एरिया के उस वेदर के हिसाब से वहाँ पर कौन कौन से क्रॉप्स और कौन कौन सी फसलें वायबल और फीजेबल हैं, तो उस हिसाब से हम लेके जाएंगे, नहीं तो हम फिर पीछे रह जाएंगे। अच्छा, हमने जो काफ़ी अरसे से जो ये ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि जो हाइब्रिड सीड्स आए हैं हर सेक्टर में आए, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में, रेगुलर क्रॉप्स में, उसका जो एक प्रॉपर बेनिफिट है ना वो हमें नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, उस पर हमारी कॉस्ट काफ़ी बढ़ गई है, जिसमें स्प्रेज हैं, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, इवन सीड हमें महंगा मिलता है, जो भी चीज़ें, तो वो चीज़ें डाइवर्स हुई हैं। अगर प्रॉपरली आप देखें कि मैं एक आपको एग्जांपल कोट करता हूँ, अगर हम हाइब्रिड से पहले यानी 25-30 साल पहले अपनी यील्ड देखें कि हमारे पास एग्रीकल्चर में ग्रोथ रेट जो था वो तकरीबन 4% प्लस था, और हमारे पास जो, अगर मैं 2-3 चीज़ों की आपको एग्जांपल्स दे दूं कि कॉटन जो है हमारे पास 40 to 50 मन पर एकर्स भी हम यील्ड ले रहे थे, गंदम हमारे पास 60 एकर्स से ज़्यादा हम यील्ड ले रहे थे, शुगर केन हमारे पास 1000 जो है मंस पर एकड़ से, इस तरीके से कई मकसद दे के देखेंगे काफ़ी हमारे पास अगर थे। इस वक्त हाइब्रिड बीज आने की वजह से प्रेजेंट जो गवर्नमेंट की फिगर्स हैं कि हमारी जो ग्रोथ रेट है एग्रीकल्चर में वो बिलो 3% है, यानी हमने डिक्रीज़ किया है। अगर मैं इस वक्त आपकी जो हमारा वीट क्रॉप चल रहा है, वीट गंदम हमारी एवरेज जो है ना बिलो 50 आ रही है, जो पहले अबव 60 थी। अगर कॉटन कपास जो है हमारी पहले हमने 40 से 50 मन हम पर एकड़ लेते थे, वो इस वक्त 15 से 20 पे आ गई है। तो एवरेज आप शुगर कैन देखें, शुगर कैन बिलो 1 था, यानी कि एवरेज आपके 6 से 700 मन जो है ना वो पर एकड़ आ रहा है। तो यील्ड हमने डिक्रीज़ कर रहे हैं, वेजिटेबल्स सेक्टर्स में ले लें, रेगुलर क्रॉप्स में ले लें, तो इस वक्त जो ग्रोथ रेट ये गवर्नमेंट फिगर कह रही है कि हम 3% से डाउन हुए हैं। अगर डाउन हुए हैं तो इसका मकसद ये है कि जो भी आपके हाइब्रिड की जो भी चीज़ें आई हैं उससे हमें कोई भी पॉजिटिव इफेक्ट नहीं आया है, बल्कि नेगेटिव इफेक्ट आया है। और थर्ड थिंग ये कि हमने अपनी कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जो है वो बहुत इंक्रीज़ हो गई है, जो फार्मर और ज़मींदार जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है।